नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका इस एक दिवसीय कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं May I now request our Secretary General Dr. R.P. Singh to welcome Dr. मैं श्री विपिन जी से निवेदन करता हूं कि फूलों द्वारा डॉक्टर रस्तोगी जी का स्वागत करें। प्रज्वलन की क्रिया में चालू। Distinguished colleagues from MOEF and CC, NABET, QCI, and the broader community of environmental. Let me begin by thanking MOEF and CC and QCI for kindly inviting me to participate in this very important consultant organizations. And since I have been involved in both these processes from the very beginning, and in fact the beginning goes back a long way. In May 2001, I was posted to the Prime Minister's office as Additional Secretary and Economic Advisor. And one of his first instructions was all the regulatory processes of clearances of investment projects. And he was very concerned that at the same place. So we convened a meeting of the major industry associations where we took their points of view, and it was then agreed that we would commission a study. Once this report was available, what became clear is that... Yes, sir. And as very rightly put by you, Shri Prakash Javadekar ji, to bless us with some nice words, kind words. Sir. Zainul Bhai, Pradipta Ghosh, organizers, officers from my ministry और देश भर से आए सभी कंसल्टेंट्स और एक्सपर्ट्स। भाई साहब ने शुरू में कहा कि आज शनिवार होकर भी आप आए, तो मोदी सरकार में शनिवार रविवार नहीं होता है, रोज काम करना है। और मेरी माँ बहुत अच्छा कहती थी कि चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। सो आप अलग काम करो तो वही आपका विश्राम है। लेकिन काम के बिना बैठो तो खत्म है। सो यू मस्ट वर्क। ये आज ये मंत्रालय एक ऐसा अजूबे जैसा है
कि इसके अनेक नए पहलू रोज नए नए मुझे भी सामने आते हैं। एक साल में तो हमने बहुत कुछ बदला है। आपको भी फील होता है कि नहीं कि फिजा और सूरत बदली है कि नहीं? बदली, और अच्छे के लिए बदलना चाहते हैं। हम टाइमलाइन को कम कर रहे हैं, ये केवल मुद्दा नहीं है। हमने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू की क्योंकि हमारे देश में सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल है ऑफिस ऑफिस। तो रोज देखकर भी कि हर ऑफिस में कितनी तकलीफ होती है। ऑफिस है कि जो बदलता नहीं, तो उसका उपाय तकनीक देता है। वो है कि ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। अब हमने शुरू तो किया, 10 महीने हो गए, उसको 9 महीने हो गए। तो अब मैं डिलीवरी भी देखने वाला हूं कि 2200 एप्लीकेशंस ऑनलाइन है, क्या उसका स्टेटस है और उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि केवल ऑनलाइन कोई जादू का शब्द नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि जो ऑनलाइन कहे तो सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा हर प्रोसेस को रिविजिट करता हूँ और रिविजिट करना चाहिए। तो आने वाले 1 महीने में हम ऑनलाइन प्रोसेस का भी इवेल्युएट करेंगे और सुधार करेंगे कि सक्षम हो, टाइमलाइन हो। दूसरा, हमने एक निर्णय किया कि पॉलिसी बेस्ड डिसीजन लेना शुरू किया। केस बाय केस निर्णय नहीं लेंगे, डिस्क्रेशन नहीं होगा। मेरी मर्जी नहीं चलेगी, जो मेरिट है वो चलेगा और पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस होंगे। तो हम एक एक निर्णय पॉलिसी बेस्ड एक सेक्टर के लिए करने लगे। अब हमने तो स्टैंडर्ड टीओआर परसों तैयार किया 39 सेक्टर्स के। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो आपका पहला काम होता है, तो वो एक स्टैंडर्डाइज तैयार किया है। भाई इसके आधार पे करो आप अध्ययन और करो, दे दो आपका रिपोर्ट। उसके साथ जानकारी दोगे तो जिस प्रक्रिया को 1 साल लगता था वो 1 महीने में पूरा होगा। तो ये हम कर रहे हैं, और भी सुधारों की जरूरत है। और मैं आपको सबको विनती करूंगा, मेरी दरख्वास्त है आप सबको कि आप तो उस फील्ड में अभी हो और मेरी इच्छा है कि रहो, तो आप सुझाव भी दो। यू बिकम पार्टनर इन प्रोग्रेस, क्योंकि आप और हम सब मिलकर देश को भी आगे बढ़ाना है। और इसलिए हमने वो काम शुरू किया है। हमने फॉरेस्ट में बहुत दिक्कतें आती है, मैं कोर्ट पर आऊंगा थोड़े समय बाद। 12 साल से कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का जो आपकी रिपोर्ट में भी आता है, और फिर हम कंडीशन लगाते हैं, एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी कहती है, और कैंपा फंड होता है। लेकिन कैंपा फॉरेस्ट अप्राइजल कमेटी के बाद तो कैंपा का बहुत बड़ी धनराशि लगभग 40,000 करोड़ तक आ गई, और वो पड़ी है हमारे पास। उसके लिए अब सारे उपाय हमने किए, कोर्ट को भी बताने की प्रयत्न किया कि इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, लेकिन वो नहीं उससे सुलझ रहा है। तो अब हम कानून ला रहे कि राज्यों को देंगे, ज्यादा ग्रीन हो देश, एक एग्रेसिव एफॉरेस्टेशन हो, इसके लिए कैंपा का कानून भी बना रहे। वाइल्ड लाइफ में भी हमने बहुत सारे सुधार किए हैं। कल तो मैंने जिन एनिमल्स को टेस्टिंग के लिए उपयोग करते हैं, दवा के लिए, इसके लिए, उसके बारे में भी एक स्टैंडर्ड्स ने ये तैयार किया है और उसका भी वेबसाइट पे ऑनलाइन कर दिया है, क्योंकि उसमें भी 300-350 कंपनियां काम करती है। प्रोसेस से सिंपल करने लगते हैं। कल मैं बैठा था ऐसे मंच पे, तो उन्होंने कहा हर तीसरे साल को, हर 3 साल के बाद इनको रिन्यू करना पड़ता है लाइसेंस।
तो मैंने कहा 3 साल के बाद क्यों, 3 साल में फिर क्या होता है यानी, तो कोई जवाब नहीं था। हमने डिक्लेयर किया कि हम 10 साल के बाद रिन्यूअल करेंगे। काय के लिए बार बार लोगों को आने लगा, लेकिन वो वहां का नियम यहां लागू नहीं करेंगे। आपका 18 महीने का है, उस पर मैं विचार रखूंगा। अब हमने ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की और मुझे आनंद है कि हमारे सारे अधिकारी भी, जैसे गांव में माहौल बनता है वैसे बनता है। अगर गांव में आप हरिनाम सप्ताह शुरू करोगे तो सारा गांव हरिनाम लेता है। अगर गांव में आप डांस बार लाओगे तो सब वैसा करने लगते हैं। तो हमारी टीम ने भी अच्छा सहयोग दिया। तो अनेक प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट 2 कंसल्टेंट नियुक्त करते थे। एक कंसल्टेंट जो आप लोग है कि इम्पैक्ट असेसमेंट एनवायरनमेंट का क्या है वो देखने के लिए, और दूसरा लाइजन के लिए। लेकिन वो दूसरे कंसल्टेंट को तो मैंने बेरोजगार कर दिया, और हम करेंगे, क्योंकि ये पद्धति नहीं चाहिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनीबडी इज लाइजनिंग विद समबडी, क्योंकि प्रोसेस साफ हो, आपका काम ठीक हो, तो आपको डर होने की जरूरत नहीं। आपको गारंटी रहेगी हमारे सरकार में कि आप अगर मेरिट में है तो आपका काम होगा, समय पे होगा, बिना मिले होगा। यही हम देना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक मंत्रालय बड़ा अजूबा जैसा है, तो रोज नए नए कार्यक्रम में जाता हूं तो नया नया एक पहलू सामने, मेरे ही सामने आता है। और एक प्रोसेस हमने 1 साल में लगभग पूरी की, लेकिन आने वाले 1 साल में सारी प्रक्रियाएं जो भी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में है, आज अभी मुझे अधिकारी आए, नोट दिए, मैंने सेक्रेटरी को, जरा मुझे मेरा पैर दीजिए। अभी हमने एक आधा घंटा चर्चा की कि भाई ये है क्या, क्या क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने लिखा है हमारे सेक्रेटरी को, ऑल इश्यूज नीड इमीडिएट अटेंशन, डिस्कस दिस वीक। यानी हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है, मीटिंग होगी, एंड प्रेजेंट लिस्ट ऑफ ऑल ओएम्स, ये भी मैंने आपसे तुरंत आज दिया, ये भी मैंने लिखा है, क्योंकि ओएम नोटिफिकेशन चाहिए या ओएम चाहिए, यही मुद्दा है। हाँ, तो हम नोटिफिकेशन करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनेंगे। और तो मुझे रोज समझता है तो मैं रोज एक उसके आगे जाता हूं। देखो, एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट होता है। अभी ये लैंड एक्विजिशन बिल का चल रहा है, तो उसमें कंसेंट क्लॉज की बहुत चर्चा हो रही देश भर में। कंसेंट क्लॉज पर विभिन्न राय हो सकती है कि भाई जिसकी जमीन जा रही है उसको कॉम्पेंसेशन मिलने का जरूर अधिकार है, और अब जो कॉम्पेंसेशन है कानून में वो एक एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन है, यानी 4 गुना ज्यादा मिलेगा जो जमीन की कीमत है, जिस कीमत पर वहां खरीद हो रही है। उसके साथ साथ डेवलप लैंड 20% उसको वापस मिलेगी। यह लड़ाई हमने महाराष्ट्र में लड़ी, 60 के दशक में लड़ी। मैं तो उस समय स्कूल में था, लेकिन वहां मैं आंदोलन देखता था, किसानों का आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में फिर यह फॉर्मूला आया कि 12.5% डेवलप लैंड वापस मिलेगी। तो मूल जमीन का जितना मुआवजा मिला उससे 100 गुना ज्यादा मुआवजा उस 12.5% नहीं दिया लोगों को 10 साल के बाद। तो यहां तो 20% वापस दे रहे, डेवलप लैंड मिलेगी, उसका उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। हर एकड़ को हर महीने 2,000 रुपये एन्युइटी के रूप में, 1 एकड़ के हर महीने 2,000 रुपये 30 साल मिलेंगे। एक आदमी को कानूनन नौकरी मिलेगी परिवार में।
उसके साथ साथ तो ये बड़े 4-5 बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, ये एडुकेट कॉम्पेंसेशन है। अब कंसेंट का मुद्दा जहां तक आता है तो दो राय हमेशा होती है। आज इरिगेशन का डैम बनता है तो 100 लोगों की जमीन जाती है और 10,000 किसानों को फायदा होता है, तो ये 100 लोगों का बलिदान है। और इसलिए महाराष्ट्र में एक नियम आया कि केवल कॉम्पेंसेशन नहीं, उनको इस इरिगेशन डैम से जहां लाभ मिलेगा उसमें उनको जमीन भी मिलनी चाहिए, जमीन के बदले जमीन, ये भी वहां आया। हर राज्य के अपने अपने तरीके हैं, कानून है, लेकिन उस 100 लोगों को पूछोगे कि डैम होगा कि नहीं, तो कौन कहेगा कि मेरा घर उजाड़ दो और डैम बनाओ? कोई नहीं कहेगा, आमतौर पे तो कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए कंसेंट पे अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एनवायरमेंट इंपैक्ट, अभी उसमें सोशल इंपैक्ट की बात है, दूसरी कंडीशन है। सोशल इंपैक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, यह मुद्दा है। सोशल इंपैक्ट पे भी दो राय हो सकती है, लेकिन एनवायरमेंट इंपैक्ट होना ही चाहिए स्टडी। और क्या, क्योंकि एनवायरमेंट पर इंपैक्ट होता है तो वो हमें समझना चाहिए। और इसलिए हम एक सार्वजनिक सभा करते हैं राजनीति में, तो एक सभा के बाद भी वहां एनवायरमेंट में बहुत इंपैक्ट होता ही है ना। एक मेला लगता है तो उस पर भी इंपैक्ट होता है, और उद्योग लगते हैं उससे तो केमिकल आता है, उससे हवा में प्रदूषण होता है। वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो है, वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के बाद जो आता है वो ट्रीटमेंट है या नहीं है, ये इसका सवाल पैदा होता है। मेरे पास आए किसान दौड़ के, मैं विधायक था, कि भाई ये हमारे खेती बर्बाद हो रही है। पूना जिले में एक कुरकुम इंडस्ट्रियल इस्टेट है, तो वहाँ से देखा, अब ये 90 की बात मैं कर रहा हूँ, 90-91 की बात। तब तो इतना कोई एनवायरमेंट इम्पैक्ट, ये लॉज नहीं थे, वो नहीं था, लोग अंधाधुंध तरीके से। हम गए वहाँ, उनके मालिकों को मिले, बताया कि भाई ये नहीं चलेगा, आपका ये आ रहा है, किसान परेशान है, ये किसान है, आपके अधिकारी मेरे साथ आए, देखो इसको सुधरो। बोले हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, जो भी इम्प्रूवमेंट करना है 2 महीने के बाद हम फिर आएंगे, 2 महीने में आप इम्प्रूव करो, आपका उद्योग भी चले और किसान की खेती को नुकसान न हो, ये हमारी इच्छा है। लेकिन नहीं हुआ। अब उस समय कोई सिटीजन जर्नलिज्म और स्टिंग और ये कुछ था नहीं, आरटीआई फिरटीआई वगैरह तो कुछ नहीं था दूर दूर तक। तो हमने ही शादी के वीडियो होते हैं, उसी कैमरा से हमने भी वीडियो किया, शूटिंग, आवाज उठाया, पूरा पाया। सच्चाई थी कि किसानों की खेती का नुकसान हो रहा था, और वो एसएम डाइकेम कंपनी थी केमिकल का, हमने लड़ाई लड़ी और बंद हुई फैक्ट्री। लेकिन ये भी रास्ता सही नहीं है कि हर फैक्ट्री कोई बंद करे, ये थोड़ा ही ना, पहले ही एनवायरमेंट इंपैक्ट एनालिसिस हो, ठीक तरह से हो, क्वालिटी हो, क्योंकि बाद में लोग आते हैं। अभी एक रत्नागिरी में एक कंपनी निकली, वो कुछ करने वाली है प्रोसेस, वहाँ इतनी लोगों में दहशत पैदा हुई, ये हुआ, इतना आंदोलन हुआ, हमने एक इंस्पेक्शन कमेटी भेजी। हमने जब इंस्पेक्शन कमेटी भेजी तो वहाँ 10,000 लोग इकट्ठा हुए, पूरा तोड़फोड़ हुई। लोग अब जागरूक है, लोग अब ऐसा ही नहीं चलने देंगे। तो इसलिए आप सबका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप इम्पैक्ट असेसमेंट को सचमुच में क्वालिटेटिवली, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट फी देता है इसलिए उसके तरीके नहीं, सचमुच में हम रिपोर्ट देते हैं कि नहीं ये मुद्दा है, इसलिए फीस भी कौन दे, ये भी एक तरीका है। यानी फीस जो एक्रीडिटेशन एजेंसी है उनके पास प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जमा करे और वो आपको दे, तो आपको ज़्यादा निर्भरता से, आप निर्भीकता से इंडिपेंडेंटली बना सकते हो, या प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट दे, क्योंकि वो फिर कहेगा कि भाई थोड़ा इतना तो ये करो, वो करो। अपनी यहाँ भी बिल देने वाले का बड़ा ये होता है। मेरे घर में हमारे नौकर थे, तो खाने पर वो
कोई किसी को खाने पर बुलाए तो वो पहले आकर मुझे परोसता है। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, गेस्ट आए उनको दे दो। तो मुझे बाद में समझ आया तनख्वाह कौन देता है ये उसके लिए महत्वपूर्ण। तो इसलिए ये एक कैसे इंडिपेंडेंस डे, ये भी एक इशू है कि हु विल पे यू, बट फर्स्ट इज हाउ यू विल बी मोर क्वालिटेटिव, हाउ विल बी मोर साइंटिफिक, हाउ you will have a real quality input given to the ministry, to the society, not to the ministry. ये तो समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि अगर जैसे मुझे लगा कोल के खदान है, अब मैं मेट्रो के टनल देख रहा हूं, इतना अच्छा दिल्ली में मेट्रो का टनलिंग होता है, कोई एनवायरनमेंट को मुद्दा नहीं है, उसी के आधार पर हम कंस्ट्रक्शन वेस्ट रूल्स तैयार कर रहे हैं और इस सप्ताह उसको घोषित भी करेंगे ड्राफ्ट को। मेट्रो का इतना खनन चलता है, मुझे आइडिया आई और मैंने जांच भी पूछा भी कि खदानों के लिए सारे हजारों हेक्टेयर के जंगल क्यों खत्म करेंगे, टनल करके क्यों नहीं अंदर जा सकते। दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजी, जंगल भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और सब बचेगा, अच्छा है। तो ये नए टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करके हमें एनवायरनमेंट के जो संभाव्य परिणाम है उन परिणामों को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं ये देखने की जरूरत है। और इसलिए आई वांट दिस टू बी ए क्वालिटी वर्क, और इसमें एक्रेडिटेशन होना चाहिए। एक्रेडिटेशन के प्रोसेस में आपका कुछ कहना है तो जरूर आज दिन भर में आप कहेंगे, हमारे अधिकारी यहाँ है वो नोट करेंगे, मुझे बताएंगे। आपको कुछ लिखना है इस प्रोसेस के बारे में तो आपके पास 2 सप्ताह का समय है, आप मुझे लिखिए, क्योंकि 2 सप्ताह के बाद मैं निर्णय लेने वाला हूँ और निर्णय होंगे समाज के हित में होंगे। तो ये क्वालिटी के इम्पैक्ट एनवायरनमेंट का होना चाहिए। दूसरी हमारी प्रोसेस है एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी, उसके सामने आपके रिपोर्ट जाते हैं। मैंने उनकी भी बैठक की। सब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत क्वालिटी के नहीं है, ये भी मुझे कहना चाहिए, नहीं होते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ही अगर ठीक नहीं है, उसके लिए हमने ये भी सोचा है कि जो बेसिक जानकारी है उन इलाकों की, वहाँ की, देश भर की, अब नई टेक्नोलॉजी है तो क्या वेदर वी कैन क्रिएट ए ग्रीन प्लेटफॉर्म वेयर बाय यू विल ऑल्सो गेट इनपुट्स विच आर रेडीली अवेलेबल, यू कैन कोट इट। एक जगह का कट पेस्ट करके दूसरी जगह लगाओ। एक दिन हमने देखा केरल का प्रोजेक्ट था और तमिलनाडु के चित्र आए थे उसमें, ऐसा थोड़ा ही चलेगा। तो इंस्टेड ऑफ कट एंड पेस्ट हम आपको एक रिलायबल सोर्स देंगे जो इंफॉर्मेशन आप कोट कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ बाकी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगी, यूनिट स्पेसिफिक होगी, एरिया स्पेसिफिक होगी, वो आपको देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा 4 बातों पे ध्यान है। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या होता है उसका सही रिपोर्ट आना चाहिए। एनवायरनमेंट का एक्सपर्ट अप्राइजल जो होता है वो सही तरीके से होना चाहिए। फिर कंडीशंस भी सही लगानी चाहिए। अब सब हंसी, इसी में मेरा जवाब आ गया। ऐसे कंडीशंस कुछ लिखते हैं। एक दिन मैंने एक कंडीशन देखी, मेरे सामने फाइल आई, तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी वो जो अधिकारी कहता है तो तुरंत साइन कर रहा हूँ, कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, कभी इधर का पहले पेज का पढ़ता हूँ, कभी बीच का पढ़ता हूँ, कभी लास्ट का पढ़ता हूँ। तो उसमें एक दिन लिखा था, एक किसी पोर्ट का या कोई ऐसा था जेटी कुछ, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि इवन दी एक्टिविटीज अलाउड अंडर CRZ विल नॉट बी अलाउड। प्रदीप तो घोष, कैसे कैसे आपने मंत्रालय, आप सेक्रेटरी थे, लेकिन ऐसे अधिकारी लिखते हैं कि इवन द परमिटेड एक्टिविटीज। मैंने अधिकारी को बुलाया, मैंने कहा यार CRZ का कानून किसने पास किया?
बोले पार्लियामेंट में। तो मैंने कहा आप क्या सुपर पार्लियामेंट हो गए? द परमिटेड एक्टिविटी बाय द लॉ विल नॉट बी परमिटेड, दैट इज योर कंडीशन, कांट बी। तो ये कंडीशंस भी रीजनेबल, रियल, नीड बेस्ड और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। लेकिन फिर लास्ट मुद्दा है, वो ज़्यादा गंभीर है। एक बार कंडीशंस ठीक हो गए, एक बार एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो गया, एक बार अप्राइजल ठीक हो गया, एक बार कंडीशंस दिए, फिर बाद में खैर नहीं। आज क्या है, मुझे कुछ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट आए, बताने लगे कि साहब कुछ भी कंडीशन दे दो लेकिन परमिशन दे दो। हाँ, कुछ भी कंडीशन दे दो, क्योंकि उनको मालूम है बाद में कोई पूछने वाला, देखने वाला है नहीं। लेकिन हम वही बदल रहे। अब होगा, दंडा चलेगा। अमेरिका में लोग रात को 3 बजे भी सिग्नल पे गाड़ी खड़ी करते हैं, वहां पुलिस नहीं होता, दूसरा व्हीकल भी नहीं है। इसलिए नहीं कि अमेरिका में सारे संत पैदा होते हैं, इसलिए कि सोते में भी दंड वहां जागता है। और सोते में भी जो दंड जागता है वो, क्योंकि उसको पता है रात में भी वो नंबर प्लेट, सिक्योरिटी प्लेट है, तो वो रीड कर रहा है कैमरा, और दूसरे दिन सुबह ये घर पहुंचने के पहले उसके यहाँ चलन आएगा और $500 मांगेगा, और 4 बार हुआ तो लाइसेंस खत्म, तो आप भी खत्म। हम भी यही करेंगे। बाकी सब सुना आपका, लेकिन एक बार जो कंडीशंस दिए तो उसका अमल होना ही चाहिए। उसमें कोई भी रत्तीभर सहूलत नहीं मिलेगी, किसी की चिट्ठी चपाटी, फोन, सिफारिश नहीं चलेगा, उसमें केवल दंडा ही चलेगा। नहीं तो देश नहीं सुधरेगा। और ये कंडीशंस, कंप्लायंस इज दी प्रॉब्लम, और वो कंप्लायंस हम करेंगे। मैंने इसलिए ये दिल खोल के आज आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आप मंत्रालय के एक पार्टनर हो, लेकिन मंत्रालय में नहीं हो, तो बाहर की दुनिया भी देख रहे हो, तो उसके आधार पे हमें आपको कुछ लिखना है तो जरूर लिखिए। और ये कंप्लायंस कैसे करेंगे? अभी हमने मैंडेट किया है। We have identified 17 critically polluting industrial sectors. There are 3,206 units in these 17 sectors. We have mandated them 24/7 pollution monitoring devices to be put on the effluent discharge point and on the chimney. तो एयर क्वालिटी सचमुच वही दे रहे हो क्या जो प्रॉमिस है, जो आपके प्रोजेक्ट में लिखा है, और जो एफ्लुएंट है वो है कि नहीं? अब भाई हम भी गांव में घूमते हैं, लोग मुझे रोज मिलते हैं। एनवायरनमेंट के 1/3 of our water pollution is due to 1/3 of our industrial pollution goes untreated into the water bodies. That's the real issue. इसको कैसे करेंगे ठीक? तो इसको ठीक करेंगे, ये लगेगा हमारा 24/7। और हमारे सीपीसीबी में उसका मशीन बिठाया है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल में भी दिखेगा। अभी लगभग 100 इंडस्ट्रीज का हो गया है, शुरू हो गया है, तो दिखता है आपको कि उनका पोल्यूशन लेवल क्या है। और 15 मिनट, बराबर है ना सुशील जी? 15 मिनट अगर उसमें विलंब हुआ, पोल्यूशन ज्यादा हुआ और 15 मिनट में कोई एक्शन नहीं किया, एसएमएस ऑटोमेटिक जाता है कि आपका पोल्यूशन बढ़ रहा है, देखिए ठीक करिए। अगर नहीं हुआ, 15 मिनट हुए, तो लीगल प्रोसेस स्टार्ट्स। यही करेंगे, यही धंधा तो ऐसा ही चलता है ना। तो ये कंप्लायंस थ्रू टेक्नोलॉजी ऑल्सो एंड कॉर्पोरेटेड विद गुड एजेंसीज। उसमें भी हम ऐसे प्राइवेट एजेंसीज को, एक विचार है कि प्राइवेट एजेंसीज जो भी है
वो भी मॉनिटरिंग में लैब मदद करेंगे, देखेंगे, तो एक टेक्नोलॉजी से होगा, एक कॉर्पोरेटिंग एविडेंस ऐसा भी होगा। मेरा एक सिंपल फंडा है। अभी क्या होता है, कोई इंस्पेक्टर आता है तो उद्योगों को पता है कि क्या करना है। बोलो आज मुझे बोलना ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं करप्शन इतना महंगा करना चाहता हूं कि सीधा बर्ताव करना और रूल पालन करना ही सस्ता होगा। क्योंकि 50 इंस्पेक्टर आओगे तो क्या करोगे? तो फिर तो आदमी हिसाब करेगा, यार इससे भला अपन ठीक करे। बस मेरी इच्छा यही है। अब आपके इसमें दो इशू है। एक क्वालिटी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कट पेस्ट वगैरह वो तो नहीं चाहिए, क्रेडिबल इंस्टीट्यूट्स आने चाहिए। अब इसमें मुझे पता चला कि ये कोर्ट में गए लोग स्टे ले लिया। अभी स्टे लेना एक बहुत एक्सपर्टीज का काम हो गया है, लोग तुरंत स्टे ले सकते हैं। लेकिन इसका हमने जब विचार किया तो पता चला कि इसका ONM निकला था। अब जिसका नोटिफिकेशन निकलना है उसका ONM निकलेगा तो यही होगा। ये कोर्ट का दोष नहीं है, दोष हमारा है। हम इसको सुधरेंगे, हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। क्योंकि देखो हमारी कल्पना है कि जो सच्चे दिल से काम करने वाला है, जो सच्चा क्वालिटी का काम करने वाला है, उसको डर नहीं होना चाहिए। जो सच्चा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो इन्वायरमेंट का ख्याल करेगा, जो देश के तरक्की का भी ख्याल करेगा, खुद के प्रॉफिट भी उसका मिलेगा, सब कुछ होगा, उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो गड़बड़ करेगा, जो शॉर्टकट लेगा, उसका प्रॉब्लम है। और इसलिए ये एक नई व्यवस्था की तरफ हम जा रहे हैं। आई थिंक लोगों ने अगर सरकार बदली, देखो ये मैंडेट जो दिया है, ये मैंडेट देश के गरीब ने दिया है। और देश के गरीब जनता ने ये कहा है कि हमें तरक्की चाहिए, करप्शन फ्री तरक्की चाहिए, हैसल फ्री तरक्की चाहिए। तो ये मैंडेट केवल मोदी को और बीजेपी को और हमें नहीं है, ये आपको भी है, आपको भी है, सबको है। We need to transfer ourselves into that new system of more accountability, of real quality, of real compliance, and if we can achieve this, इसमें कोई आपकी दिक्कतें होगी जरूर बताइए, लेकिन एक्रीडिटेशन चाहिए। मैं एक्रीडिटेशन के पक्ष में हूँ, और एक्रीडिटेशन ठीक तरीके से हो, उसमें कोई दिक्कत आती है जरूर बताइए, उनसे भी बताइए, हमें भी बताइए। लेकिन कोई ना कोई एक एक्रेडिटेशन की व्यवस्था हो जो सही उसमें काम कर रहे हैं। मुझे लोग मिलते हैं, हमारे बहुत लोग मिलते हैं, क्या करते हो? हम कंसल्टेंट हैं। अरे काहे के एक्सपर्ट हो आप? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं चाहिए मुझे कंसल्टेंट, जो सचमुच में अध्ययन करे, जो अच्छा देखे, और आप भी रीजनेबल रहे। रीजनेबल इसलिए रहना चाहिए कि ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन कुछ महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट है, अभी एक जंगल में से सड़क निकालनी है, उसका विवाद चला, हमारे डीजी बैठे हुआ हंसने लगे। लेकिन फैक्ट ऐसा है कि अब 2 लेन का 4 लेन करना है। अब 46 किलोमीटर का रोड है, उसको 500 करोड़ रुपए लगेंगे। हमारे लोगों ने वाइल्ड लाइफ है इसलिए मिटिगेशन के उपाय जो बताए वो 800 करोड़ के हैं। ऐसा थोड़ा ही न चलता। मैंने कहा ये तो 4 आने की मुर्गी और 1 रुपए का मसाला, ऐसी स्थिति हो गई। प्राणियों का ख्याल करके भी उसकी ठीक व्यवस्था करके, हाँ 200-250 करोड़ रुपए और लगाने पड़ेंगे, लगाने चाहिए, बिकॉज दैट इज सेंसिबिलिटी है। तो हमें भी सचमुच में जो एनवायरनमेंट को डिसास्टर होने वाला है वो कैसे ना हो,
रिपोर्ट को भी उस सेंस ऑफ प्रोपोर्शन में देखना चाहिए। वो क्वालिटी का काम करे, मंत्र एक ही है, आप क्वालिटी का काम करें, आगे हमारे एक्सपर्ट अप्राइजल भी क्वालिटी से काम करें, सब टाइमलाइन में काम करें, और उसके साथ साथ हम फिर कंडीशंस भी प्रैक्टिकल लगाएंगे और कंप्लायंस पर बिल्कुल जोर लगाएंगे। इसी से देश का ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पूरा अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर जी। आपने दिल्ली मेट्रो की बात करी थी तो एक मैसेज आया था मेरे पास कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज दिल्ली मेट्रो में धौला कुआं से द्वारका गए। सर, यू एंड योर टीम लीड बाय एग्जांपल एंड हमें गर्व है कि आप हमारे मंत्री हैं सर। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर चेयरमैन टू ऑनर our honorable minister with the memento. Friends, that brings us to an end for the inaugural session. We will break for tea and हमने एक नया आदर्श स्थापित किया है और हम भी हमेशा मेट्रो को यूज करते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज जो एयर क्वालिटी खराब होती है उसका कारण अत्यधिक उपयोग होता है निजी वाहनों का। तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, आज खुद मेट्रो से गए तो लोगों को वो संदेश दे रहे कि और मेट्रो बढ़ रही है, मेट्रो का उपयोग करो, सार्वजनिक यातायात का उपयोग करो। और साथ में जैसे उन्होंने हमारे कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक दिन क्यों ना हम साइकिल चलाएं, और उन्होंने कहा एक दिन जब पूर्णिमा का दिन होता है तब पूर्णिमा के दिन उन्होंने कहा कि रात में 1-2 घंटे हम लाइट बंद करके नज़ारा क्यों न देखें आकाश का, और जहाँ से लाइट भी रहता है। तो इस तरह के भारतीय जीवन पद्धति में क्लाइमेट चेंज से और बाकी भी जो पर्यावरण पूरक जीवन शैली हमारी है उसी को वो बार बार बल दे रहे हैं। और आज के एक्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, देश को एक नई प्रेरणा देने वाली है मुझे लगता है। इसलिए इस सारे मुद्दों पर लोग नए सिरे से सोचने पर मजबूर हैं। टुडे प्राइम मिनिस्टर लेड बाय एग्जांपल व्हेन वी टॉक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। He has taken that route because this is important. World is discussing climate change and Prime Minister is telling that Indian lifestyle is environmental friendly. And therefore he wants people to practice that they should resort to public transport more, should opt out private vehicles and use cycle on some occasions, at least in the vicinity. And also he is giving new ideas of how we can rekindle our way of life which is environment friendly. And therefore today's Prime Minister is going by metro, emphasizes the need to go more for adopt for more public transport, and I think that's a big message. That's a Home Ministry thing. Somebody from Home Ministry will be there.